Good morning, all of you. Today we will read chapter 5 and it is the second part of chapter 5. इसमें हम पढ़ रहे थे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने लिथोस्फीयर, कंटिनेंट्स और हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया था. अब जो हमें पढ़ना है पेज नंबर 34 से पढ़ना है ओशियंस. ओशियंस आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. ओशियंस यानी कि जो सागर होते हैं वो जलमंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, और जो भी जलमंडल के महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग. द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स आर वेव्स, टाइड्स एंड द ओशन करंट्स. सागर का जो पानी है वो मूवमेंट करता रहता है. उसके थ्री मूवमेंट्स होते हैं वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स. द फाइव मेजर oceans are the Pacific Oceans, Atlantic Oceans, Indian Oceans, the Southern Oceans and the Arctic Ocean in order to their size. मतलब साइज की दृष्टि से देखा जाए तो पांच तरह के जो महत्वपूर्ण ओशन है वो बताए गए हैं: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड द आर्कटिक. द पैसिफिक ओशन इज द लार्ज ओशन. इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. जो पैसिफिक ओशन है वो अर्थ के 1/3 पार्ट पर है. मेरीना ट्रेंच एंड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लेज इन द पैसिफिक ओशन. यहीं से जो मेरीना ट्रेंच है वो निकलती है. द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, और ये इसका जो शेप है इस ओशियन का सर्कुलर है. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड सदर्न अमेरिका सराउंडेड इट. इसके चारों तरफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड सदर्न अमेरिका है. लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कंटिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन. तो जो पैसिफिक ओशन है उसके चारों तरफ की कैसी कंडीशन है वो इस मैप में बताया गया है. द अटलांटिक ओशन इज सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. और जो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन सबसे बड़ा तो पैसिफिक ओशन है, उसके बाद अटलांटिक ओशन है. इट्स एस शेप का है ये. इट्स फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड सदर्न अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन ईस्टर्न साइड. इसके वेस्ट जो साइड है उसमें उत्तर और दक्षिणी भारत है, अमेरिका है. इसके नॉर्थ और सदर्न पार्ट में उत्तर दक्षिण अमेरिका है, और यूरोप और अफ्रीका जो है इसके ईस्टर्न पार्ट में है. द कोस्टलाइन ऑफ द Atlantic Ocean is ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. एंड एक बार वापस से पढ़ लेते हैं. द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट्स एस शेप. ये जो फर्स्ट जो तो पढ़ा था पैसिफिक ओशन पढ़ा था, उसके बाद ये जो अटलांटिक ओशन है उसका शेप एस का है, और इसके वेस्टर्न साइड में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, और ईस्टर्न साइड में यूरोप और अफ्रीका है. द कोस्टलाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज हाईली indent, and this irregular and the indented coastline provides ideal location for natural harbors and the ports. From the point of view of commerce, it is the business ocean. मतलब यहाँ ये जो महासागर है इसके जो कोस्टल एरियाज है वो बहुत वैल्यूबल है, और यहाँ पर रहने योग्य जीवन संभव है, और यहाँ पर बिजनेस पॉइंट से देखा जाए तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण है. द इंडियन ओशन इज ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री, दैट इज इंडिया. The shape of the ocean is almost triangular. और जो इंडियन ओशन है वो इंडिया के नेम पर उसका नाम पड़ा है. द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, और इसकी जो शेप है वो भी ट्रायंगुलर है. इन द नॉर्थ इज बाउंड बाय एशिया. नॉर्थ में इसके एशिया है. इन द वेस्ट अफ्रीका. वेस्ट में अफ्रीका है, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है. The Southern Ocean encircles the continents of the Antarctica and the extends northwards to 60 degrees south latitude.
The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounded the North Pole. It is contained with the Pacific Ocean by the narrow stretch of the shallow water known as Bering Strait. It's bound by northern coast of the North America and यूरेशिया। इसके बाद इंडियन ओशियन के बाद हमने पढ़ा आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में ये है। पैसिफिक ओशन से भी ये कनेक्टेड है एक पतली सी लाइन के द्वारा। इट इज़ बाउंड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट एंड नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरेशिया। और इस तरीके से ये इनकी नॉर्दर्न जो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के भूभाग से भी जुड़ा हुआ है। अब हम नेक्स्ट, अभी हमने ओशियन पढ़ा और उसके बाद पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ द गैस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ गैसों की परत है, उसे वायुमंडल कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ द एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful and effect of sun rays. ये जो लेयर है जो कि वायुमंडल है, गैसों की लेयर है, ये हमको सूर्य की हानिकारक जो किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है और हमको सांस लेने के लिए वायु मिलती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाई ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। ये 16 किलोमीटर ऊंची है ये पृथ्वी से इसकी दूरी। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। दिस लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये जो वायुमंडल है इसकी भी 5 परतें हैं जिसे हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के रूप में जानते हैं। इनके बारे में हम अपने पहले जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेकअप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। जो वायुमंडल है इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ज़्यादा रूप में मिलती है। नाइट्रोजन का 78% है और ऑक्सीजन का 21% है। और जो अदर गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर कंप्रेस 1% है, वो केवल 1% है। ऑक्सीजन इज ब्रीथ ऑफ लाइफ एंड वेल नाइट्रोजन हेल्प इज ग्रो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑक्सीजन है उसमें उसमें हम सांस लेते हैं और जो नाइट्रोजन है वो किसी भी जीव की उत्पत्ति में बहुत आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंट इन द मिनट अमाउंट। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, इज इम्पॉर्टेंस टू एब्जॉर्ब heat radiation by the earth, thereby keeping the planet warm. कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पृथ्वी से जो हीट होती है उसको ऑब्जॉर्व करती है और प्लैनेट को गर्म रखती है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये प्लांट्स की ग्रोथ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट। इट्स maximum at the sea level and decrease rapidly as we go up. You know, the climbers experience problem in breathing due to this decreasing in the density of air. तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि जो पर्वतारोही है वो ऊंचे चढ़ते जाते हैं तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती जाती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर, इसलिए वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर जो है साथ में रखते हैं। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड्स। टेम्परेचर कम होता है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सक्रेट प्रेशर ऑन द अर्थ। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। एयर जो है, हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है और जो मूविंग एयर है उसे हम विंड कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बायोस्फीयर, जीवमंडल। द बायोस्फीयर इज नैरो जोन ऑफ कंटेंट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर यानी जीवमंडल में सब कुछ आ जाता है।
लैंड भी आ जाती है, वाटर भी आ जाता है, एयर भी आ जाता है, सबका मिश्रण है। जल, भूमि और हवा तीनों का मिश्रण जीवमंडल है। इट इज़ इन द जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लेनेट। देयर आर सेवरल स्पेसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट vary in the size from microbes and the bacteria to hug mammals. All the living organisms including humans are linked to the biosphere for survive. तो बायोस्फीयर में सभी तरह के जीव जंतु रहते हैं। Organism in the biosphere by broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or other. For example, cutting of forest. मतलब ये जो बायोस्फीयर है इसमें जीव जंतु सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं और इसमें जीवन भरण और पुनर्भरण का एक चक्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड, जैसे कि हम जंगल काटते हैं हमारी जो लकड़ियों की आवश्यकता उसको पूरा करने के लिए। और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और भूमि को साफ करवाते हैं कृषि के लिए। लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लॉप्स। Similarly, Earth's surface may be changed due to natural climates like earthquake. For example, there could be some rains of the land, as happened in the case of tsunami itself. Part of Andaman and Nicobar Island were submarines underwater. Discharge of the waste material into the lakes and rivers make the water unsuitable for human use. It's also damage other form of life. तो यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी होती है जैसे हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, जैसे कि बाढ़ का आ जाना या भूमि का जो खिसक जाना अपनी जगह से। इसी तरीके से भूकंप का आ जाना या तेज़ बारिश, बाढ़ का, सुनामी आ जाना। इससे क्या होता है कि डिजास्टर होता है, काफ़ी नरसंहार होता है। ये कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी हो जाती है। Emission from the industrial thermal power plants and vehicles, pollution of air, carbon dioxide is an important कंसेंस ऑफ एयर। और जो हमारी जो हवा है उसको प्रदूषित करने के लिए और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि वाहनों से निकला हुआ धुआं, तो दूषित हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द एटमॉस्फेयर। इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ की अति खराब है, सभी चीज़ों को संतुलित मात्रा में, बैलेंस रूप में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें लिमिट में हैं और तभी प्रकृति का भी संतुलन बना रहेगा। तो इस चैप्टर में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा, और जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंटमेंट थे जैसे और भी जो लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, ओशियन, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इन सब के बारे में इसमें हमने पढ़ा। और यही है कि हर चीज़ जो है उसका प्रयोग हमें सही तरीके से करना चाहिए। और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सेकंड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। इसके PDF में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे।